देखिए ना, मैं तेजावत जी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ डिबेट में। तेजावत साहब, अभी आप देखिए ना, अभी का जो फैसला था, मैं कह रहा हूँ एंटी इंडिया माइंडसेट तो छोड़ दीजिए, है आपका एंटी इंडिया माइंडसेट, लेकिन बांग्लादेश में एंटी बांग्लादेश माइंडसेट वाली जो ताकतें उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। जमाते इस्लामी का मैं जिक्र कर रहा हूं। जमाते इस्लामी बांग्लादेश बनने के खिलाफ था, ये सबको पता है, जमाते इस्लामी, और उसकी सोच प्रो पाकिस्तान रहती है। उस पर से भी बैन हटा दिया, उसके भी चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया। वाकई रोहित साहब, ये काफी दुखद है कि जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां, जो कि राष्ट्रवादी पार्टियां नहीं है, वो बेसिकली रिलीजियस पार्टियां, धार्मिक पार्टियां हैं, उनसे आप बैन हटा लेते हैं। और जो अवामी लीग जैसी जो राष्ट्रभक्ति से भरी हुई जो पार्टी है, उसको आप इलेक्शन से हटा देते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अपने पूर्व वक्ता शरदेंदु साहब से ये सहमत हूं कि वहां की आम आवाम जो है वो एंटी इंडिया नहीं है। बिल्कुल। काफी बड़ी संख्या में 10-20% लोग हैं जो कि ये हैं। आप यहाँ तक कि देखिए कि जो सत्ता परिवर्तन में जो स्टूडेंट विंग जो था, जिसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसने वो हमेशा अपनी पार्टी की मीटिंग्स की शुरुआत दरअसल एक सर्वधर्म प्रार्थना से करती है, जिसमें हिंदुओं की भी प्रार्थना बोली जाती है, क्रिश्चियंस की भी और मुस्लिमों की भी। तो वो दरअसल उनका जो है वो चरित्र है, वो ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक रूप से है, क्योंकि वो कम से कम स्टूडेंट्स की पार्टी है। पुरस्कार विजेता जो यूनुस साहब हैं, वो बांग्लादेश में कोई बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि एक तौर पर छोटी मोटी जो सत्ता है उनको हटा के वो लोग विद्रोह करके एक सत्ता परिवर्तन तो लाई थे, पर वह क्रांति में जो परिणत हो सकती थी वह नहीं हो पाई। और एक बूढ़ा थका हुआ सिपा सालार यूनुस जैसा, उन्होंने इस सारी क्रांतिकारिता को एक तरीके से वेस्ट कर दिया, जाया कर दिया। और इन सब चीजों के पीछे आप देखिए कि अभी जो यूनुस साहब है, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि चीन को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बहुत तेजी से। चीन तो ये पहले ही कर चुका है। ये स्टेटमेंट बेसिकली एक पॉलिटिकल है। जब से यूनुस साहब आए हैं, चीन ने अपने निवेश को बहुत तेजी से बढ़ाया है, और पाकिस्तान यहाँ आ रहा है, बांग्लादेश, और उन दोनों की अगर दोस्ती हो रही है तो उसके पीछे एक और खिलाड़ी है जो चीन है। चीन दरअसल सीधे सीधे भारत से कभी नहीं उलझेगा, क्योंकि अभी उसकी प्राथमिकता है वो अमेरिका है। अमेरिका से उससे लंबे तौर पे लड़ना है, और भारत से वो एक खास तरीके का नेगोशिएशन करना चाहता है कि हम लोग आपस में, आप, रूस में और ईरान इत्यादि ये जो ताकतें हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, और जो यूरो अमेरिकन खेमा है, जो नेटो के सदस्य लोग हैं, उनको हम काउंटर करें। तो ये चीन की पॉलिसी है। पर इसमें चीन हमेशा ये चाहता है कि मैं इसको लीड करूंगा और आप हमारे पीछे पीछे आए, जबकि भारत ऐसा नहीं चाहता है। भारत अपने हितों को देखकर आगे बढ़ना चाहता है। और अचंभे की बात यह है कि जो ब्रिगेडियर जो अली अमजद है, जो अभी 25 मई से वहां पे बांग्लादेश में हैं और अब लगभग लौटने वाले हैं, तो ये जो ब्रिगेडियर साहब है, इनकी कोई भी विशेषज्ञता नहीं है। जिन मुद्दों पे वो वहां बात करने गए, उनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। फिर भी उनको बतौर विशेषज्ञ के तौर पर वो आपस में बात यही करेंगे। तो बात मैं कह रहा हूं, यही बात मैं कह रहा हूं जी, कि मतलब ये सिर्फ एक आई वॉश है दिखाने के लिए कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, हो कुछ और रहा है। बिल्कुल रोहित साहब, ये बिल्कुल सच बात है। ये वहां पे दरअसल दोनों ही देश, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का भविष्य, ऐसे, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और दुख के साथ एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो है मूर्ख। ऐसे मूर्ख लोगों के हाथ में उन दोनों ही राष्ट्रों की सत्ता सौंप दी है, जबकि वहां के लोगों का भला दरअसल भारत से बेहतर संबंध बनाने में है। बिल्कुल। पर एक लंबे समय से यह दौर जारी है। और अगर मुझे लगता है कि ये दौर जारी रहा तो भारत को भी बहुत सारी तकलीफें हो रही है। भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो आर्थिक नीतियां हैं, भारत की तमाम, और यहां तक कि भारत की जनता की जो पॉलिटिकल अवेकनिंग है, उनका लगभग 50% इन जो हमारे जो मूर्ख पड़ोसी हैं उन पे खर्च हो रहा है। भारत विकास की जद्दोजहद कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए एक स्थान ढूंढ रहा है और इस क्षेत्र के लिए स्थान ढूंढना चाहता है। पर पिछले 70 सालों से, पिछले 7-8 दशकों से हमें लगातार परेशान किया जा रहा है, हमें युद्ध में झोंका गया है। तो अब मुझे लगता है कि भारत और बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, पर वह शांति से इन सब चीजों का जवाब देगा। रोहित साहब, ठीक है। ब्रिगेडियर शारदेंदु, कितना मैटर ऑफ कंसर्न ये इंडिया के लिए है कि आईएसआई ट्रेन वहां पर करेगी, आईएसआई ट्रेनिंग देगी, और आईएसआई किस चीज़ की ट्रेनिंग देती है ये मुझे बताने की यहाँ पे ज़रूरत तो है नहीं। अब आप बांग्लादेश में किस चीज़ की वो ट्रेनिंग देंगे, किस लिए अपने अफसर भेजेंगे वहां पर,
ये मैटर ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए? डेफिनेटली मैं इसको कंसर्न मानता हूं, क्योंकि इस तरीके से वहां ब्रिगेडियर का इतने समय तक रहना और जिस तरीके के उनके जो मिलिट्री टाइप हो रही है, ट्रेनिंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, चाहे वो साइबर से रिलेटेड हो, तमाम तरीके की चीजें, ये हिंदुस्तान के लिए कंसर्न है, क्योंकि हमारी वो नेबर है और बहुत बड़ी सीमा हमारे बांग्लादेश से जुड़ती है। अगर उसको एक्टिवेट किया तो इसका जो डायरेक्ट ब्रंट है हमारे आम नागरिकों को झेलना पड़ता है, बड़ी इनोसेंट लाइफ जाती है। लेकिन एक हमने बहुत ही स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान को दिया है कि अगर टेररिज्म हुआ, टेररिस्ट हुई तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा बांग्लादेश के लिए। अगर उनके धरती से अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती तो हमें वो कार्रवाई बांग्लादेश के लिए भी करनी पड़ेगी, ऐसा हमें मजबूर होकर करना पड़ेगा। इसकी नौबत ना आए, ये ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन जो दिशा बांग्लादेश ने पकड़ी है, ये दिशा उसी तरफ लेके जाती है, उनके सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे जाती है। और हिंदुस्तान का कंसर्न देखिए, हमें अब उनके एक एक जो इंस्टॉलेशन है, एक एक मिलिट्री बेसिस जो है, एक एक जो उनकी एक्टिविटी है, उस पर नजर रखनी होगी। एक खतरनाक गेम बांग्लादेश ने शुरू किया है, इसका देखिए खात्मा होगा जब वहां प्रतिनिधियों द्वारा इलेक्टेड जब गवर्नमेंट आएगी, जब वहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज का फिर से पुनर्स्थापना होगी। आज की डेट में मोहम्मद यूनुस का जो कमिटमेंट है बांग्लादेश और उनके नागरिकों के प्रति नहीं है, वो एक डिफरेंट तरीके के पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जमात के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लिहाजा ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जो एक फ्रंट जहां पे डेवलपमेंट हो रहा था हिंदुस्तान की मदद से, तमाम तरीके के ट्रेड, कॉमर्स से, हमारा आईटी का, वाटर शेयरिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तमाम तो सारी चीजें देख रहा है ना सर, बांग्लादेश सारी चीजें देख रहा है कि उनका बांग्लादेश देख रहा है कि हमारा ट्रेड बर्बाद हो गया, उनकी कपड़े की इंडस्ट्री वहां पर जो थी वो खात्मे के कगार पर है। लेकिन फिर भी ये लोग कट्टरपंथ की राह पर बढ़े जा रहे हैं। जमात इस्लामी जैसी पार्टियों को ये लोग लाइसेंस दे दे रहे हैं चुनाव लड़ने का, जिसमें वहां के कोर्ट से लेकर सारे शामिल रहते हैं, और फिर प्रो पाकिस्तान माइंडसेट और पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती। तो फिर हम कैसे उम्मीद करें बांग्लादेश से कि वो वापस जो लिबरल वाला एटीट्यूड था उस पर वापस आएगा? आ ही नहीं पाएगा। देखिए, बांग्लादेश की जो जनमानस है, जैसा मैंने बोला कि वो एंटी इंडिया नहीं है। वहां की पॉलिटिकल पार्टी, अगर बीएनपी भी अगर सत्ता में आती तो वो उस तरीके से एक्ट नहीं करते हैं जिस तरीके से जमात के लोग करते हैं, जिस तरीके से आज की डेट में मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं, आप देश में पीस एंड स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, तो आपको इस तरीके के आईएसआई के नेटवर्क या कट्टरपंथियों के चुंगल से बाहर आना पड़ेगा। इस चीज को पॉलिटिकल लीडरशिप समझती है, उनको मानना, उनको वो जनता को उनको फेस करना पड़ेगा, उन्हें इकोनॉमी को रिवाइव करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट विंग जो एक बहुत बड़ा पावरफुल विंग है बांग्लादेश का, जिन्होंने देखिए शेख हसीना की सरकार को हिला के सत्ता से हटा दिया, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और स्टूडेंट के जो ड्रीम है वो इक्वालिटी और समता के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आप कट्टरपंथियों को ही बढ़ावा देते रहेंगे तो वहां भी डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो एक बड़ी लड़ाई है डेमोक्रेटिक वैल्यूज में। अगर वहां की जनता चाहती है कि फंडामेंटलिस्ट और इसी तरीके के अंधभक्त और जो रिलीजियस ताकतें ही सत्ता में बनी रहे, तो वो उनका टेक होगा। उस समय हिंदुस्तान को अलग स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन लेट्स गिव a democracy a chance। मेरा कहने का मतलब कि जो लोग वहां चाह रहे, इस तरीके से नहीं कि मोहम्मद यूनुस को लाके प्लांट कर दिया गया और वो अपनी दिशा भ्रमित हो जाए, इस तरीके से हिंदुस्तान के लिए भी वो हक में नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि इस रीजन में स्टेबिलिटी हो, सार्क को रिवाइव किया जाए, आपस में बायलैटरल इश्यूज बढ़े आगे। लेकिन आज की डेट में सब कुछ बैक सीट पे चला गया, क्योंकि पाकिस्तान के कट्टरपंथी लोग, पाकिस्तान के आईएसआई, ये डोमिनेट होते चले जा रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं बांग्लादेश को। ये चीज मोहम्मद यूनुस खूब अच्छे से समझते हैं, लेकिन वो इसको अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि यही उनकी जो है अमृत धारा है, इसी से वो लॉन्ग करके आगे तक इस सत्ता में बने रह सकते हैं। इलेक्शन पोस्टपोन करते, कहां बोला था 6 महीने में कराएंगे, 6 महीने निकल गए, फिर अब दिसंबर की बात, फिर अब जून 2026 की बात। ये सत्ता का लालच है और कट्टरपंथियों को उनको सत्ता में बनाए रखने के लिए एक उन्होंने दवा दे रखी है, जिससे कि अगला इलेक्शन हो, कट्टरपंथी अपनी जड़ें मजबूत करें और सत्ता में बन जाए। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।